हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, आज मॉक टेस्ट 024-861 मतलब कि 861 का हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो बच्चों, मैं हमेशा ये चीज़ बोल रहा हूँ कि एसएससी के बच्चे जीके को अंडररेटेड कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो मैथ और इंग्लिश के भरोसे सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ समझनी होगी और जितनी जल्दी बच्चे समझ पाते हैं उतना चीज़ें आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ होंगे और इसके अलावा जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें कौन सी होंगी, और मैं ऑप्शन को भी एलिब्रेट करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे। तो ऐसे 25 क्वेश्चन का एक कलेक्शन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो पेपर अपने मॉक टेस्ट यहाँ पे बिब्लियोफाइल में लग रहा है उसको हम कंडक्ट करवा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सोल्यूशन लेके आए कि बच्चों को आसान चीज़ें ये प्रोवाइड हो सके बच्चों। तो आपका अगेन हार्दिक अभिनंदन है एंड सभी को नमस्कार। हम चालू करते हैं और पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द कैपिटल ऑफ द डेजर्ट कंट्री माली। ठीक है बच्चों, आओ। डेजर्ट कंट्री माली, डेमास्कस, बमाको, अंकारा एंड आद्रा। ठीक है, इसमें से मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि इसमें से 3 तो बच्चों कैपिटल और एक एक्चुअल में कैपिटल नहीं है, एक रेलवे स्टेशन है। एक क्या है बच्चों, रेलवे स्टेशन है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, चलो बात करते हैं कि इन नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है। तो मरुस्थल देश माली की जो राजधानी बच्चों बमाको है। राजधानी क्या है बच्चों, माली की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है, बमाको। माली की राजधानी बामाको है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, एक इसमें से कैपिटल नहीं है। एक क्या है बच्चों, जैसे मैंने कहा आद्रा, एक रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल के अंदर। आद्रा नाम से क्या है भैया, आद्रा कई लोग बोल देते हैं। आंध्रा नहीं, आंध्र प्रदेश अलग है, ये आद्रा है। आद्रा जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में बच्चों क्या है, ये रेलवे स्टेशन है। वेस्ट बंगाल में ये रेलवे स्टेशन है। ये बात समझ में आई कि नहीं है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना बामाको, यानी माली की कैपिटल की राजधानी क्या है बच्चों, बामाको। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ आगे नेक्स्ट चलते हैं। बाकी जो कैपिटल दे रखी है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो अंकारा, अंकारा आपको पता रहना चाहिए टर्की की कैपिटल है। सर ये कैपिटल कहाँ की है बच्चों, ये टर्की की कैपिटल है। अगेन डेमस्कस, ये कहाँ की है, डेमस्कस कहाँ की है बच्चों, ये सीरिया की है। एक इस्लामिक रिपब्लिक है सीरिया, ये इस्लामिक रिपब्लिक है और यह बहुत चर्चा का विषय रहता है क्योंकि यहाँ पे आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होना, आतंकवादी हमले होना, ये चलता रहता है। तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है भैया, सीरिया की डेमस्कस है, बमाको किसकी है, माली की है। अंकारा का किसकी है बच्चों, अंकारा जो है टर्की की है। और आद्रा एक कैपिटल नाम नहीं है बच्चों, रेलवे जंक्शन बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है या काटती है। अपन इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो यहाँ से देखो, मैं आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स के लिए। कमेंट बॉक्स में आपको 2 क्वेश्चन डालने के, सर कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है या गुजरती है बच्चों, कौन सी नदी यहां से गुजरती है। सेम क्वेश्चन भूमध्य रेखा का भी हो सकता है। ये कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन गेन हो थोड़ी सी। ठीक है ना, भूमध्य रेखा को, और आपसे पूछा किसका गया बच्चों, मकर रेखा का। तो मकर रेखा कौन सी करती है बच्चों, लिम्पोपो। कौन सी करती है बच्चों, लिम्पोपो यहाँ पे करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, याद रखना है नहीं रखना है आपको। ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सेशन आएगा जब मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। बीजापुर इज नॉन फॉर इट्स, बीजापुर किसके लिए फेमस है बच्चों। ये आपसे पूछा गया कि बीजापुर जो जगह है वो किसके लिए फेमस है। ठीक है, सीवर ड्रॉट कंडीशन के लिए, घोर सूखे दशा के लिए, घोर सूखा वहाँ पे पड़ता हो। सेकंड है गोल गुम्बज के लिए। ठीक है, हैवी ड्रेनेज के लिए, सॉरी हैवी रेनफॉल के लिए, या स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए। ये जो फेमस है बच्चों गोल गुम्बज के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बच्चों, गोल गुम्बज के लिए बीजापुर बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये ऐसे आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि गोल गुम्बज में किसका है समाधि है। ठीक है, ये ऐसे करके चीज़ें पूछी गई। गोल गुम्बज में समाधि है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समाधि स्थल है और ये किसका है, ये आपको यहाँ पे बताना है।
ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, कर्क रेखा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन गेन करेगा और आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन माइंड भी बन सकता है किस तरीके। मैं तो बता दूंगा जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। भूमध्य और कर्क रेखा, कर्क रेखा का अगर आपको अच्छे से पता हो तो मैं माही नदी है, ठीक है। मैं इसलिए आंसर बता रहा हूँ कि आपको ये रिवाइज होती रहे कि एट ए टाइम चीज़ें याद होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा का क्या, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। भूमध्य रेखा की अगर मैं बात करता हूँ तो कांगो नदी आ जाती है बच्चों। कौन सी नदी आ जाती है, कांगो नदी आ जाती है। ले ये बता दिया। ये मैं आपको बाद में भी ऐसे भी सोच सकता था, नेक्स्ट पेपर में आपको बता दूंगा। ये सिर्फ आपको रिपीटिशन से बचाने के लिए है। कई बच्चे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, उन्हें एक्चुअल में पता नहीं पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है। मेहनत कर सकते हो आप लोग, लेकिन पढ़ना कैसे वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विद, मुंबई हाई जो है किससे संबंधित है, ठीक है। इस्पात यानी स्टील से है, मकबरे से है, मौजूलियम से है, पेट्रोलियम से है, जूट से। ये जो संबंधित रखता है मुंबई हाई, वो पेट्रोलियम से संबंधित रखता है बच्चों। किससे संबंधित है बच्चों, मुंबई हाई पेट्रोलियम से सबसे ज्यादा संबंधित है। ये बात यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर जो पेट्रोलियम से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम से संबंधित, अब आपसे पूछा जाएगा इस पर कंट्रोल किसका है, पहली बार क्या, वो पहली बार खोज कब की गई, इस पर कार्य कब प्रारंभ हुआ। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि डिटेल आप जान लीजिए। इस पर जो कंट्रोल है मुंबई हाई पर बच्चों, ONGC का है। किसका कंट्रोल है, ONGC का। आपको फुल फॉर्म बतानी है ONGC की क्या होती है बच्चों, ठीक है। फुल फॉर्म बतानी है आपको ONGC की। ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है, सेकंड थिंक। अब सेकंड इसका पहली बार कब मतलब खोजा गया था, तो इसको 1965 में खोजा गया था। और पहली बार जब कार्य कब प्रारंभ हुआ था बच्चों, 1974 में पहली बार कार्य प्रारंभ हुआ था। ये बात ध्यान रखना। ONGC का नियंत्रण है मुंबई हाई पर, जो पेट्रोलियम से संबंधित है। 1965 में इसकी खोज की जाती है, 1965 में क्या की जाती है, खोज की जाती है। और 1974 में क्या किया जाता है, इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अब आप क्लियरली यहां से देख सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। आओ, राज्यों के लिए निर्वाचन याचिका का निर्णय का अधिकार किसको होता है, राज्यों के लिए। अगर मैं यहां से क्वेश्चन देश के लिए रख देता, भाई देश के लिए क्या होगा, कंट्री के लिए, हमारे के लिए क्या होगा, तब आंसर अलग होता। अगर यहाँ से स्टेट के लिए पूछा गया तो आंसर अलग होगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट, संसद, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। तो यहाँ पे जो डिसीजन लेता है वो उच्च न्यायालय लेता है, हाई कोर्ट, स्टेट से रिलेटेड हाई कोर्ट डिसीजन बच्चों लेता है। ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब बात ये आती है कि सर हाई कोर्ट की स्थापना भारत में कब होती है, हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का तो आपका आंसर हो गया। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड आया क्वेश्चन, तो हाई कोर्ट की स्थापना भारत में पहला हाई कोर्ट कब ओपन होता है। तो पहला हाई कोर्ट भारत में बच्चों कब मतलब ऑर्गेनाइज होता है या कब डिवाइड होता है, वो होता है बच्चों 1862 में, 1862 में कोलकाता हाई कोर्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। आपसे क्या पूछा जाता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बतानी है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब होती है। ऑप्शन में आपको दे देता हूं यहीं पे। तो इस क्वेश्चन के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, एक नया क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ से, ऑप्शन में दे देता हूं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, स्थापना कब होती है। कई वो लोग बच्चे शिकायत करते हैं कि सर ऑप्शन भी दिया कीजिए। चलो मैं आज से आपके लिए ऑप्शन भी देता हूं बच्चों, ठीक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, 24 जनवरी 1950। बी ऑप्शन लिखिए, 26 जनवरी 1950, ठीक है। 27 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना, ये ए कर लीजिए, ये सी कर लीजिए और ये कर लीजिए बच्चों डी। ये बात आपको यहाँ से बतानी है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको क्या करना है बच्चों, आंसर करना है, ठीक है। आओ चलते हैं आगे। आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। वाटर कोकोनट इज, आ जाओ, नारियल का पानी, वाटर ऑफ कोकोनट क्या है बच्चों, ये आपको यहां से बताना है। नारियल का पानी है तरल बीजांड का है या लिक्विड न्यूक्लियस है, लिक्विड न्यूसोकार्प है, लिक्विड एंडोस्कार्प है या डोनेटेड लिक्विड एंडोस्पार्प है, स्पर्म है, ठीक है। आ जाओ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा भैया, लिक्विड एंडोस्पर्म। ये बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है नारियल के बारे में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चीजें बात करते हैं कि नारियल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है।
नारियल का उत्पादन, नारियल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। नारियल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं बच्चों? फ्लोएम जो है उसमें सहचर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये आपको यहाँ से बताना है। देखो आओ पहले अपन फ्लोएम के बारे में समझते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है बच्चों फ्लोएम। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चे क्या ही कर रहे हैं, वो वही मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं 70 से 80%। अगर वही कंसेप्ट वही टॉपिक को आराम से पढ़ रहे होते, अपन क्या करते हैं, ये तो आएगा ही नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एक्सक्यूज क्या अपने आप से खुद ही हम जनरेट कर रहे होते हैं। जब बच्चा खुद ही एग्जाम ऐसे अपन जनरेट कर रहे होते हैं ना, तो भाई दिक्कत आती है। जैसे कई बच्चे होते हैं, सर अपने हमको कैसे पता लगेगा कि हम सिलेक्शन लायक हैं या नहीं है? तो मैं आपको एक सीधी सी थ्योरम बता देता हूँ। अगर आप ऑप्शन नहीं मांग रहे हो और आंसर कर रहे हो, बोला हमारा आंसर ही सही है, तब आप यूँ समझ लीजिए कि हाँ हम बहुत क्लोज हैं सिलेक्शन के। ठीक है, हम जीके वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने दे दी थी लास्ट वाले क्वेश्चन में। अगर आप ऑप्शन के भरोसे नहीं जा रहे हो तो आप यूँ समझिए बहुत क्लोज हैं। अगर आप ऑप्शन भरोसे जा रहे हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन डेफिनेटली होगा। ठीक, आओ अपने पॉइंट पे आते हैं। जाइलम, जा से निकलता है जा से, ठीक है, ये जा से क्या निकलता है, जल। तो ये कंडक्शन किसका करता है बच्चों, ये कंडक्शन जो कर रहा है जल का कंडक्शन कर रहा है। ठीक है, अब आता है फ्लोएम यानी फल। फल से मेरा मतलब है कि खाने पीने की चीजें। ठीक है, ये किन में करता है बच्चों, पौधों में करता है, प्लांट्स में कर रहा होता है। किन में कर रहा होता है सर, प्लांट्स में कर रहा होता है। ठीक है, ये टिश्यूज होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फ्लोएम खाने पीने, मतलब कि जो प्लांट भोजन कर रहा है वो किसके थ्रू कंडक्शन कर रहा है, वो फ्लोएम के थ्रू कर रहा है। अगर जल का कंडक्शन हो रहा है तो वो जाइलम के थ्रू कर रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब चलते हैं फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। सहचर कोशिकाएं भी किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाती है एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी में पाई जाती है। आवृतबीजी होती है, आवृतबीजी में ये पाई जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एंजियोस्पर्म। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एंजियोस्पर्म्स, आवृतबीजी। चले आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आ जाइए। कोरोलॉइड रूट्स आर ऑफ साइकस हेल्प। साइकस के प्रवाल मूल में किसके कौन सहायक होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, साइकस के प्रवाल मूल में प्रवाल मूल किस में सहायक होते हैं, क्या कार्य करते हैं ये जो सहायक होते हैं, जल अवशोषण में? नहीं बेटो, जल अवशोषण में नहीं होता है। जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, हाँ ये करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, एंकरेज नहीं, भोजन परिवहन भी नहीं। देखो जल अवशोषण के लिए मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था जाइलम। जल अवशोषण के लिए क्या बताया था, जाइलम। ठीक है, भोजन परिवहन के लिए क्या बताया था अभी मैंने आपको, फ्लोएम। और अब आंसर अपना नाइट्रोजन आ गया। इस क्वेश्चन का साइकस के प्रवाल मूल किस में सहायक होते हैं, तो भैया ये सहायक होते हैं जल अवशोषण और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। अगर ऑप्शन में अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण अकेला भी होता तो भी वो सही होता। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी इसका आंसर बच्चों सही होता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 34, स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है। स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है। देखो जब तारा बनता है ना, तारे की स्टेज होती है। जैसे मैं कहूँ सूर्य एक तारा है, जैसे स्टार होने की कंडीशन क्या क्या होती है, मैं थोड़ा सा फास्टली थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूँ इसको। स्टार होने के लिए यानी कि तारा होने के लिए बच्चों दो कंडीशन का होना जरूरी है। एक तो हीट का होना जरूरी है और एक लाइट का होना जरूरी है। हीट बोले तो ऊष्मा और लाइट बोले तो प्रकाश, इन दोनों का होना जरूरी है बच्चों। ठीक है, हीट यानी ऊष्मा, लाइट और प्रकाश दोनों का होना जरूरी है स्टार होने के लिए। अब बात आती है स्पाइनिंग न्यूट्रॉन। ठीक है, जब तारे की डेथ होती है, बोले सर तारे की भी डेथ होगी, सूर्य की भी डेथ होगी, कि हाँ बिल्कुल होगी। ठीक है, वो आधी उम्र जी चुका है, आधी जीने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, स्पाइनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना था। स्पाइनिंग आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, घूमता हुआ तारा। ठीक है, नहीं सर घूमता हुआ तारा भी कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो चमकीला तारा। ठीक है, चमकीला तारा, तो ये जाना जाता है पल्सर के नाम से। किस नाम से, पल्सर वाली बाइक है ना, वो यहीं से नाम लिया गया। पल्सर बाइक का नाम न्यूट्रॉन के पल्सर तारे से लिया गया। पल्सर तारा क्या होता है, बहुत चमकीला होता है। अगर जब आसमान में एक आप तारा देख रहे हो बहुत अधिक क्या कर रहा है, वो चमक रहा है। पल्सर तारा क्या होता है बच्चों, पल्सर स्टार जो होता है, पल्सर स्टार बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है। ये कैसा होता है, शाइनिंग और स्पाइनिंग दोनों होता है, ये चमकीला भी होता है। ये बात भी ध्यान रखना आप लोग।
ठीक है, और ये घूमता हुआ भी होता है, स्पाइनिंग बोले तो ये घूमता हुआ भी होता है। दोनों चीज़ों के आंसर ध्यान रखने। अब आ जाए क्वेसर। क्वेश्चन में मैग्नेटिक इंपैक्ट अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन में क्या पाया जाता है? मैग्नेटिक इंपैक्ट पाया जाता है, चुंबकत्वीय इंपैक्ट अधिक पाया जाता है, चुंबकीय प्रभाव। ब्लैक होल में घनत्व अधिक पाया जाता है, इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों कृष्ण लीवर, इसे क्या बोलते हैं? कृष्ण लीवर। हिंदी वाले ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें डेंसिटी यानी घनत्व बहुत अधिक होता है। इसमें क्या होता है? घनत्व सर्वाधिक होता है, घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पल्सर क्या होता है? स्पाइनिंग भी है, चमकीला भी है। क्वेसर मैग्नेटिक इंपैक्ट, चुंबकत्व प्रभाव पाया जा रहा है। ब्लैक होल कृष्ण लीवर, घनत्व सर्वाधिक पाया जा रहा है। और व्हाइट ड्वार्फ, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ को बोलते हैं सफेद वामन, ये भी एक छोटे तारे का टाइप होता है बच्चों। ये क्या होता है? ये भी छोटे तारे का टाइप होता है। ये सुपरनोवा के बाद बनते हैं, ये छोटे तारे सुपरनोवा से पहले बन जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा अपना पल्सर 34 का आंसर क्या है बच्चों? ए आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेसिक प्रॉब्लम स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में किस मूल समस्या का अध्ययन किया जाता है? अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और इकोनॉमिक्स में हर बार मैं एक ही रूल अप्लाई कर रहा हूँ कि भैया ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो और आपने घर पर अप्लाई कर दो, आंसर अपने को मिलने बच्चों लग जाएंगे, ठीक है। आइए, तो समष्टि बोले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होती है बच्चों माइक्रो। एक क्या होती है? व्यष्टि जिसको बोल रहे हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, होती है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये बहुत बड़े क्षेत्र पे अप्लाई होती है, ये बहुत बड़े एरिया पे अप्लाई होती है। मैं बोल रहा हूँ ये जाइंट, एकदम जाइंट क्षेत्र पर अप्लाई होती है। जाइंट एरिया पे क्या होती है बच्चों? ये अप्लाई होती है। जैसे कि कंट्री कहा मैंने, जाइंट एरिया पे क्या होती है? अप्लाई होती है। मैंने कहा किसी कंट्री का नाम लिया, एक कंट्री, सॉरी कंट्री क्या, कॉन्टिनेंट का नाम लिया मैंने, तो ऐसे करके बड़े क्षेत्र पर ये अप्लाई होती है। इसके ठीक अपोजिट माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक छोटे क्षेत्र पे, जैसे मैंने एक फैक्ट्री कहा, मैंने एक होम कहा, हाउस कहा, हाउस लिख सकते हो आप, ठीक है। एक छोटे क्षेत्र पर अप्लाई होती है, ये छोटे क्षेत्र पर अप्लाई होता है, छोटे क्षेत्र को अपने अंडर में रखता है। और ये किस में रखता है बच्चों? बड़े क्षेत्र को अपने अंडर में रखता है, बड़े क्षेत्र को। अब ये पूछ रहा है इनमें बेसिक प्रॉब्लम किसकी आती है? बेसिक प्रॉब्लम है प्रोडक्शन की। किसकी है? आय के उत्पादन की, इनकम प्रोडक्शन की, ठीक। किसकी है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ इनकम। इनमें बेसिक दिक्कत होती है, फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यूजेज ऑफ इनकम। अरे इनकम होगी तो सारी चीजें करेंगे ना, तो सबसे पहले इनकम तो जनरेट करें, तो प्रोडक्शन ऑफ इनकम, ये काम अपने को करना है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ इनकम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। जो मैक्रो इकोनॉमिक की एक बेहतरीन समस्या है, मूल समस्या है, उसमें क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इनकम। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर गौर इन द बैटल। फर्स्ट पानीपत बैटल, पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है उस टाइम पर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आंसर नहीं बता रहा हूं, बस मैं ये करेक्शन कर रहा हूं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना। आंसर अभी देखते हैं क्या है। देखो अब युद्धों के बारे में जानकारी, बैटलों के चारों जो बैटल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और चारों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। खानवा का इतिहास हमारे भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, राणा सांगा वर्सेस बाबर। हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है बच्चों इसका, इस युद्ध का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, ये बात ध्यान रखेगा, ठीक है। चलें आगे अब, ठीक है। हाँ, इसका आंसर सॉरी, इसका युद्ध जो हुआ शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, ये कब डिफीट किया गया था? चौसा के में, ठीक है ना। ये कब किया, कब डिफीट किया गया था? 1539 में, ठीक है। और इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जगह है, वो जब इंपॉर्टेंट जो वॉर है, वो बैटल है, वो है भैया खानवा का, 1527 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए, चलते आगे, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का बैटल किस किस के मध्य होता है। फर्स्ट पानीपत बैटल किन के मध्य होता है? आंसर आपके सामने है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा एक नाम ऐड कर देना, एक का नाम तो मैंने ले दिया है, ठीक है। घाघरा का युद्ध,
ये भी आपको सेम कमेंट बॉक्स में बताना है। पानीपत बैटल एंड घाघरा का युद्ध, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताने में, घाघरा बैटल। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आ जाओ। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध यानी 1539 बच्चों। आओ नेक्स्ट चलते हैं। Who was the first person who got भारत रत्न अवार्ड आफ्टर डेथ? वह व्यक्ति कौन थे जो भारत रत्न से पहली बार सम्मानित किए गए थे बच्चों? ठीक है, आफ्टर डेथ। ठीक है, मरणोपरांत सबसे पहले किन व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जैसे मैं भारत रत्न की बात करता हूँ, भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है बच्चों। भारत का कौन सा अवार्ड है? भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है बच्चों, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है। इसका जो प्रारंभ होता है वो 1954 में होता है और 2024 में बच्चों, 2024 में 5 लोगों को दिया गया ये। वैसे इसका जो क्राइटेरिया होता है, मैक्सिमम 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। मैक्सिमम कितने लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता? 3% से ज़्यादा। लेकिन इस बार 5 लोगों को दिया गया है पूरे के पूरे। कितने लोगों को दिया गया? इन 2024 में 5 पर्सन्स को दिया गया बच्चों। कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब पहले ये बात करते हैं, फिर उन 5 लोगों के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे बच्चों। आ जाइए। ठीक है, अब मरणोपरांत सबसे पहले जो दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किन्हें दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखना। भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, सेकंड भारत के ये प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके बारे में आपने मीम बहुत सारे देखे होंगे। मीम से मेरा मतलब है कि बहुत सारी कहावतें कि ये नदी पार करके जाया करते थे, ये कभी बताया नहीं उन्होंने फैमिली के मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं हमेशा गार्ड कहा करता। वो सारे मिथ हैं, वो कहने वाली बातें सिर्फ अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने। इनसे पहले कौन थे? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे गुलजारी लाल नंदा। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा। और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर को आप जानते हो, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। कौन है भैया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब मैं आपको 5 वो व्यक्ति लिखवा देता हूं जिन्हें इस साल 2024 में ये चीज़ें अवार्ड मिले हैं, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, MS स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी बोल सकते हो आपने, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। और एक और व्यक्ति कौन है बच्चों? एक और जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। इन 5 व्यक्तियों को इस बार ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इन 5 व्यक्ति को 2024 में क्या मिला था बच्चों? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब मैं यहां से यह पूछता हूं, उन लोगों का नाम बताओ जिन्होंने भारत रत्न के साथ साथ नोबेल पुरस्कार भी जीते हैं। उन लोगों का नाम बताइए भारत रत्न के साथ साथ नोबेल पुरस्कार भी जीते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताने। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम बताएं। ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है बच्चों। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। 1970 इज नॉन फॉर, 1917 को किसके लिए जाना जाता है? बैटल ऑफ ट्रफाल्गर, ठीक है, वाटरलू का युद्ध, एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द रशियन रेवोल्यूशन। 1971 को जो जाना जाता है वो रूसी क्रांति, यानी किसके लिए जाना जाता है बच्चों? दी रशियन रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन यहां से और क्या बन सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? ठीक है,
ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक होता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर किस टाइम पीरियड के दौरान होता है, ड्यूरिंग किस टाइम पीरियड में ये होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दी रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आओ, नेम द अमेरिकन फिल्म कार्टूनिस्ट हु क्रिएटेड मिक्की माउस एंड डोनाल्ड डक। वार्नर ब्रदर्स, वाल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पिलबर्ग, हन्ना बारबेरा। ठीक है, चलो बाओ, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना की। वो कौन है बच्चों? वॉल्ट डिज्नी है। बात समझ में आएगी नहीं? किसने की थी? वॉल्ट डिज्नी ने इसकी स्थापना बच्चों की थी। वॉल्ट डिज्नी, वही डिज्नी है ये जो हॉटस्टार के साथ, जो आप एक एप्लीकेशन अपने सारे के सारे फ़ोनों में रखते होंगे, उसका एक एप्लीकेशन आता है हॉटस्टार डिज्नी या डिज्नी हॉटस्टार। तो ये जो डिज्नी वर्ड है वही डिज्नी है ये, और नए डिज्नी नहीं है ये, वही डिज्नी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉइंस द स्टेट टू एस्टेब्लिश विलेज पंचायत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? राज्य में या राज्य को ग्राम पंचायत करने का आदेश देता है। ये अपन से बच्चों पूछा गया है, ये अपन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर भी आना चाहिए चीज़ें हमें। ठीक है, अभी इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं ये अपन को यहाँ पे नोन होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का पूछा गया है कि राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, तो कौन सा आदेश देता है? आर्टिकल नंबर 40 आदेश देता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 देता है, आर्टिकल नंबर 40। और आपको मैंने एक या दो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रिपीटेड आर्टिकल कौन कौन से, और मैंने नाम लिखवाया था, तो वह बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैंने नाम लिया था, उनमें से भी शायद ये था। रिपीटेड आर्टिकल के बारे में पहले बता दे चुका हूँ, तो ये आर्टिकल रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें भी पता रहना चाहिए बच्चों। आ जाइए, आदि एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज, भूकंप को यह भी कहा जाता है। भूकंप को किस नाम से और जाना जाता है? बोला सर विनाशकारी। अरे रुक रहे टीचर, बोला सर तो नॉर्मल वर्ड दे दिया, बिल्कुल दिया भाई। टेम्पो, कंपन यानी ट्रिमो, इनमें से कोई नहीं। तो हम भूकंप को यानी अर्थक्वेक को, नाम से क्लियर हो गया होगा, अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक के किस नाम से जाने जाते हैं? ट्रीमर के नाम से जानते हैं बच्चों। ट्रीमर बोले तो कंपन के नाम से जानते हैं। ट्रीमर को बच्चों किस नाम से जानते हैं? कंपन के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि इसमें वेव्स होती हैं बच्चों। कौन कौन सी वेव होती हैं वो सुन लो। अर्थक्वेक जब आता है इसमें वेव होती हैं बच्चों, और वेव होती हैं PSL। कौन सी वेव होती हैं बच्चों? PSL वेव होती हैं, PSL। इनको हम प्राइमरी बोलते हैं, यानी प्राथमिक बोलते हैं, सबसे पहले आती हैं और बहुत कम खतरनाक होती हैं। ठीक है, ये प्राथमिक होती हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी, ये द्वितीयक होती हैं, ठीक है, और इनको बोलते हैं बच्चों लव तरंगें। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम खतरनाक कौन सी होती है, तो प्राइमरी जो तरंगें हैं सबसे कम खतरनाक होती हैं, सबसे कम खतरनाक होती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इस 41 के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंपन। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 41 आंसर का आंसर हो जाएगा कंपन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मलेरिया परनीशियस मलेरिया। आपको मैं इतना बता देता हूँ इसके बारे में। निम्नलिखित प्रकार मलेरिया, कौन सा प्राणिस मलेरिया, मैं इसको छोड़ दो, प्राणी सबसे ज़्यादा खतरनाक मलेरिया इनमें से भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वही आंसर होगा। इसमें क्या करता है ना, ये बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं उसे डैमेज करने लग जाता है। ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन को डैमेज करता है, लीवर हुआ, किडनी हुआ, उन पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, उनके इंपैक्ट से ये पैदा होता है। ठीक है, अब आओ आगे। ठीक है, इसमें से कौन सा विवाक्स या वाइवैक्स, टार्टेनियन, रिलैब्स या मैलिग्नाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा मैलिग्नाइट। मैलिग्नाइट ये जो मलेरिया होता है ना भैया बहुत खतरनाक होता है, और 48 आवर्स के में बॉडी पे बहुत बुरा इंपैक्ट डाल देता है। ये 48 आवर्स में बॉडी पर बहुत बुरा इंपैक्ट डालने लग जाता है। मात्र 2 दिनों के अंदर ही बॉडी के ऑर्गन डैमेज करने लग जाता है। तो इससे आप बच के रहिए। और सबसे ज़्यादा मलेरिया जो खतरनाक है वो यही होता है। अब पूछा जाएगा कि सर मलेरिया फैलता किससे है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलेरिया किसके कारण फैलता है, किसके कारण
फैलता है? मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी। सॉरी, अरे यहाँ पे नहीं, ये तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो इस क्वेश्चन का आंसर डी है बच्चों। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। शैडो कैबिनेट इज द फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। शैडो कैबिनेट जो है, छाया मंत्रिमंडल, किसकी प्रशासनिक व्यवस्था है? पहले अपन ये समझते हैं कि शैडो कैबिनेट क्या होता है। बेटा देखो, शैडो कैबिनेट एक ऐसा बोल सकते हो कि आप जैसे अपोजिशन जो मतलब चुनाव हुए, ठीक है, एक किसी गवर्नमेंट ने चुनाव जीता और उसने अपना मंत्रिमंडल बैठा दिया। अब कुछ मंत्री वो क्या करेगा, जो अपोजिशन पार्टी है ना उसमें से लेगा बच्चों, जो विपक्ष में जो बैठा होगा उससे लेगा। तो विपक्ष से लिए गए कुछ मंत्री को बोलते हैं हम कैबिनेट, सॉरी शैडो कैबिनेट। क्या बोलते हैं? शैडो कैबिनेट किसको बोलते हैं बच्चों? हम विपक्ष से लिए गए कुछ मंत्री बना देते हैं। जैसे अगेंस्ट में कोई, जैसे हमारे इंडिया में दो गवर्नमेंट मेनली चल रही है, बीजेपी एंड कांग्रेस। बीजेपी इस बार विनिंग पार्टी रही है, तो हमें क्या करना है कि विनिंग पार्टी तो रही है, अब क्या करती है कांग्रेस से कुछ लोगों को क्या बना देती है, मंत्री बना देती है, उन्हें बोलते हैं शैडो कैबिनेट। यह जो परंपरा है, ये जो कार्य है, ये कहाँ पे चलता है? ये ब्रिटेन में चलता है बच्चों। कहाँ पे चलता है? ये ब्रिटेन में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। तो शैडो कैबिनेट कहाँ पे है बच्चों? ब्रिटेन में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इससे क्या होता है? विपक्ष में से मंत्री बनाए जाते हैं। विपक्ष में से मंत्री बनाए जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? ब्रिटेन की कैपिटल बताओ। ठीक है, कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक, इसके साथ करेंसी बतानी है, और नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं यहाँ पे, करेंसी बतानी है, और न्यू पीएम कौन चुने गए हैं ऋषि सुनक के बाद, ये भी आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी साइट ऑफ बर्थ नेटिविटी ऑफ गौतम बुद्धा इज मार्क्ड बाई। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ठीक है, वैसे मैं आपको बात करूं तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो जो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है बच्चों। कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है। ठीक है, आओ अब आगे चलते हैं बच्चों। लुम्बिनी में भी एक पहले बता देता हूँ, एक और चीज़ बताऊँगा इसके अलावा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे है? मूर्ति पीपल बौद्ध मठ, इसका है अशोक मौर्य का रोमेनिदेई स्तंभ। ये रोमेनिदेई जो लिखा हुआ ना, ये जगह है किसके अंदर? लुम्बिनी के अंदर रोमेनिदेई जगह है। अब स्तंभ भी तो है ही है, रोमेनिदेई एक जगह का नाम भी है जो लुम्बिनी में ही पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। गौतम बुद्ध के फादर और मदर का नाम बताइए। ठीक है, फादर कौन थे? मदर, ठीक है, और उनकी मौसी, ये भी आपको यहां से बतानी है तीनों चीजें। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैनिज्म के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलीजन से भी क्वेश्चन आपसे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन। निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेट डिजर्ट? एरेबियन, एटाकामा, कलहारी डिजर्ट या पैटागोनिया डिजर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा पैटागोनिया डिजर्ट। बच्चों ये कैसा है? टेम्परेट में है। ठीक है, अगर इसका अगर पूछता तो इक्विलेटरल हो जाता है, तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा, टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट के अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा? पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। कई लोग क्या करेंगे? अरेबियन कर देंगे। बेटा नहीं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, अरेबियन आंसर नहीं है इसका। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। और करंट में क्या पूछा गया है ये अपन को यहाँ से याद रखना बच्चों, क्या अपन से ये पूछा गया है। आओ, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, तो ये मनाया जाता है 11 जून को। कब मनाते हैं बच्चों? 11 जून को हम लोग ये डे मनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11, सॉरी सी। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। UFC लुइसविले 2024 में ब्राजील के रेयान डॉस सैंटोस को हराकर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में फाइट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वो कौन है? उनका नाम क्या है? ऋचा आर्या है, राधिका जिंदल है, अंशिका सिंह है, पूजा तोमर है। ये आपको बताना है। हु हैज द बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए फाइट इन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप डिफीटिंग ब्राजील रेयाने डोस सैंटोस एट UFC लुइसविल 2024? तो अपना आंसर है भैया पूजा तोमर। आंसर क्या हो जाएगा भैया? पूजा तोमर आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। मोटो जीपी इंडिया का आयोजन बुद्ध सर्किट ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में कब से कब तक किया गया? ये आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं 2025
से प्रारंभ होकर 5 ईयर्स के लिए किया गया है। कितने ईयर्स के लिए किया गया बच्चों? ये 5 ईयर्स के लिए। और 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच फिनटेक फर्म इज द पार्टनर्ड विद द राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म पिक मी टू इनेबल यूपीआई बेस्ड पेमेंट फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन श्रीलंका। अगर कोई भारतीय ट्रैवलर श्रीलंका में जाता है, ठीक है, कोई भी भारतीय ट्रैवलर श्रीलंका में जाता है तो वो किसका यूज कर सकता है? श्रीलंका में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई आधारित भुगतान सक्षम करने के लिए किस फिनटेक फर्म ने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म की पिक मी के साथ साझेदारी की है? तो वो की है फोन पे ने। किसने की है? फोन पे ने। अब आपको ये बताना है कि फोन पे के सीईओ कौन है, फोन पे के सीईओ कौन है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना। अब इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, एरिडिक्शन ऑफ नेबुला, एरिडिक्शन ऑफ टेररिज्म, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वांटम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अपन ने 25 क्वेश्चन किए, ठीक है, अपने पेपर को एनालिसिस करना है, उससे नई चीज़ें सीखने की कोशिश करना है। और जो टॉपिक नहीं आया, जो जहाँ से क्वेश्चन आप को नहीं आ रहे, उन्हें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले उन्हें उस टॉपिक को पढ़ना है, उन्हें अंडरलाइन करना है। ऐसे बाकी सब्जेक्टों में भी सेम करना है। जिस टॉपिक में आप वीक पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक में आपके नंबर कट रहे हैं, जिस सेशन में आपके नंबर कट रहे हैं, जिस फेज में नंबर कट रहे हैं, उनको ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ऑब्जर्व करना है कि अभी भी कोई छूट तो नहीं रहा है। अब एक और बात यहाँ से आती है कि हम 25 क्वेश्चन निकाल तो लिया, अब इनको ऑब्जर्व करना जरूरी है कि किस पॉइंट पे अपन मिस्टेक कर रहे हैं, किस पॉइंट पे अपन लेक कर रहे हैं। अगर ये चीज़ गलती हमारे सामने आ जाएंगी ना बच्चों, इन फ्यूचर हमें कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और सिलेक्शन के हम और क्लोज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे आपको कुशल मंगल होंगे। फिर से नए सेशन में मिलते हैं और आप यूट्यूब चैनल के हमारे को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।